हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको क्लास 10th का साइंस का क्रैश कोर्स 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद क्वेश्चन 1 का पार्ट 18 करवाने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि हम आपको इस साइंस क्रैश कोर्स में टोटल 20 क्लास करवाएंगे और इन 20 क्लास के समाप्त होते होते आपके 800 प्लस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चन को ले लिया गया है और यह उसका पार्ट 18 है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 17 तक की क्लास को अभी तक अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में अगर इसके 1 से लेकर 17 तक की क्लास के भी जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि ये जो 20 क्लास है, अगर सिर्फ आप इन 20 क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आप 100% साइंस के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए इस पार्ट 18 में 18वीं क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। अर्थात जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात उस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आपके लिए ये क्वेश्चन नया है, आप पहली बार इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अर्थात उस पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे तो उपचयन कहा जाता है, और अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है अर्थात ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन पदार्थ से बाहर निकल रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? अर्थात इन तीनों में से ऐसा कौन सा गैस है जिस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, अर्थात वह गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जिस गैस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थात यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है वह हमारे शरीर में कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से या फिर इनमें से कहीं से भी नहीं। तो यह जो पित्त रस होता है यह अग्नाशय से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय से। पित्त रस अग्नाशय से स्रावित होता है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? अर्थात इन चारों अभिलक्षण में से ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जो कि एक वंशागत अभिलक्षण नहीं है? ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार और डी बाल की प्रकृति। तो आंख का रंग, चमड़ी का रंग और बाल की प्रकृति ये सभी के सभी वंशागत लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये जो शरीर का आकार एक लक्षण है यह वंशागत लक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का आकार। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो शरीर का आकार वंशागत अभिलक्षण नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, अर्थात जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 18। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें समूहों की जो संख्या है वह 18 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? अर्थात जो ग्लूकोज का एक अणु होता है उसके एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 परमाणु, 6 परमाणु, 8 परमाणु या फिर 12 परमाणु। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कुल 6 परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 परमाणु। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कुल 6 परमाणु होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है?
तो यह जो क्वेश्चन है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपके लिए यह नॉलेज लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है या फिर 9 होता है। तो जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा 7 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। जब शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है तब ना ही वह अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, अर्थात ऐसा कौन सा रंग है जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का या फिर बैंगनी रंग का? तो हमने आपको बताया था कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाल। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वे किस तरह से, किस किरणें जो गमन करती हैं वो किस रेखा में गमन करती हैं? सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में या किसी भी दिशा में या फिर इनमें से किसी के रूप में गमन नहीं करती है? तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह हमेशा स्ट्रेट लाइंस में, सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, अर्थात पूछा जा रहा है कि इनमें से ये 4 प्रकार के मात्रक हैं, जूल, वाट, डायोप्टर और जूल, वाट, डायोप्टर और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा मात्रक है जो कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक हो जाएगा वह डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ही एक मात्रक है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इससे पहले ही आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, सबसे बड़ा होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है और जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तरंग दैर्ध्य के जस्ट विपरीत ही होता है विचलन। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का जो विचलन होता है वह कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। तो पूछा जा रहा है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, अर्थात न्यूनतम होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का या फिर बैंगनी रंग का? तो अभी हमने आपको बताया कि जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका विचलन बिल्कुल कम होता है, तभी तो वह अधिक तरंग दैर्ध्य कर पाता है। तो जो लाल रंग हो जाएगा उसका विचलन सबसे कम होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, अर्थात जो बैटरी होती है उससे किस प्रकार की धारा हम लोगों को मिलती है? प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट, दिष्ट धारा, डीसी करंट या फिर ए और बी दोनों, अर्थात प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धारा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा डीसी करंट प्राप्त होती है, अर्थात दिष्ट धारा हम लोगों को मिलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिष्ट धारा। बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। समीकरण 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O एक कौन सी अभिक्रिया है, अर्थात एक समीकरण दिया गया है 2H2 प्लस O2 और यह पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया। तो आप देख रहे होंगे कि इस अभिक्रिया में 2H2 प्लस जी है, जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, उसका संयोग हो रहा है, तभी तो 2H2O जल बना रहा है। तो यह क्या अभिक्रिया, संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेप है या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया का नाम हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यह जो समीकरण है 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है, अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा रासायनिक सूत्र है जो कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? C2H5OH, C6H6O6, C6H12O6 या फिर C6H6? तो यह क्वेश्चन लगता है 2-3 बार अभी तक रिपीट हो गया हमारे 18 क्लास आते आते, लेकिन हमने आपको इसका आंसर बहुत बार बता भी रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। सोडियम की परमाणु संख्या है, जो सोडियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11, 14, 27 या फिर 20? जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा की तो परमाणु संख्या 26 होती है, उसी प्रकार सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। अमीबा में
अधिकांश पोषण हो कैसा होता है, अर्थात जो अमीबा होता है उसमें ज़्यादातर जो पोषण की विधि होती है वह कैसा पोषण होता है, शाकाहारी पोषण, अंतर्ग्रहण पोषण, सर्वाहारी पोषण या फिर स्वपोषी पोषण। तो जो अमीबा होती है, अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वह अंतर्ग्रहण पोषण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण पोषण होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुल 18 समूह होते हैं, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि जो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग होता है उस प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय धातुएं होते हैं, अक्रिय धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं या फिर मिश्र धातु होते हैं। तो जो आवर्त सारणी का प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं वे सभी के सभी क्षार धातु होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अर्थात इन चारों संसाधनों में से ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, अर्थात गॉड नेचुरल प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ए वायु, बी जल, सी मिट्टी और डी जीवधारी। तो आप जानते होंगे कि वायु, जल और मिट्टी ये तीनों के तीनों तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी एक ऐसा संसाधन है जो कि एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवधारी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं। 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या फिर 4 नियम। तो जो प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं वह 2 नियम होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, अर्थात हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो यह जो तरंगदैर्ध्य है इसको किस रूप में व्यक्त किया जाता है, कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या फिर डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः हमेशा एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगस्ट्रम। तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के रूप में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, अर्थात सभी के सभी जो जीव जंतु हैं उन सभी के लिए जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वह क्या है, ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है या फिर कोयला है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वह सूर्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, अर्थात जो तिलचट्टा जीव है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 2 जोड़े, 8 जोड़े, सी 10 जोड़े या फिर 6 जोड़े। तो जो तिलचट्टा होता है उसमें टोटल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जोड़े। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यह किन चीज़ों में होती है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है यह स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है। तो यह किस में होता है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या फिर परजीवियों में। तो यह जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह हरे पौधों में होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल हरे पौधों में ही होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंग्लिश में कहा जाता है और यह केवल हरे पौधों में होती है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, अर्थात जो फ्लोएम एक ऊतक का नाम है, टिश्यू का नाम है। तो यह जो फ्लोएम ऊतक होता है उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फिर सुक्रोज के रूप में। तो फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है वह हमेशा सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन हमेशा सुक्रोज के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, अर्थात जो लेंस का आवर्धन m होता है जिसका आप SI मात्रक जानते हैं कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। हम आपको बता दें कि लेंस के आवर्धन का जो मात्रक कभी भी कुछ नहीं होता है और यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेंस के आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो वह मात्रक विहीन होता है। तो इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि अगर आपको किसी लेंस का आवर्धन निकालना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, U/V, U/V, U+V या फिर U-V। तो लेंस का जो आवर्धन निकाला जाता है उसके लिए जो फॉर्मूला है वह U/V है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, U/V लेंस का आवर्धन होता है।
निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? अर्थात ये चारों के चारों भाग हमारे नेत्र के, और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो कि एक रंगीन भाग है, नेत्र का रंगीन भाग है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या फिर पुतली। तो हमारे नेत्र का एक परितारिका एक ऐसा भाग है जो कि एक रंगीन भाग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका। नेत्र का परितारिका भाग ही एक रंगीन भाग होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? अर्थात जो वायुमंडल है, जो आकाश है, उसमें प्रकाश के किस वर्ण का अर्थात किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का या फिर नारंगी रंग का? तो यह क्वेश्चन लगता है अभी तक 5 से 6 बार रिपीट हो गया होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बैंक में बहुत बार रिपीटेड है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम से दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो वायुमंडल में नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तभी तो हम लोगों को आकाश नीला रंग का दिखाई देता है, वायुमंडल नीला रंग का प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है? अर्थात प्रकाश की एक घटना घटती है और उसी घटना के कारण सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो वह कौन सी घटना है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर वायुमंडल अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। तो प्रकाश की एक वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसी घटना है जिससे सूर्योदय होता भी नहीं है, लेकिन सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, अल्फा कण, जो धन आवेशित कण लिया गया वह अल्फा कण लिया गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी की ओर होगी या फिर ऊपरी मुखों की ओर होगी। तो क्वेश्चन को समझिए कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण है और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह अधोमुखी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधोमुखी। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह अधोमुखी होगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घर जो होते हैं उनमें जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा से की जाती है? 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह एसी करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इसके बाद जो विद्युत आपूर्ति की धारा होती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है, 220 वोल्ट एसी करंट, वही हमारे घर की विद्युत आपूर्ति को पूर्ण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम और सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? अर्थात अगर हम लोगों को गर्म जल प्राप्त करना है तो गर्म जल प्राप्ति के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धूप वाले दिन, गर्म दिन, इन दोनों दिन में हम लोग सौर जल तापक की सहायता से जल को गर्म कर सकते हैं, लेकिन जब बादल वाले दिन होंगे तो उन दिनों में सौर जल तापक से गर्म जल प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, उस समय हम इसका उपयोग करके गर्म जल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादलों वाले दिन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? अर्थात ये 4 प्रकार का ऊर्जा स्रोत दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो कि सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या फिर जैव मात्रा। तो भूतापीय ऊर्जा ये एक ऐसा ऊर्जा है जो कि सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। अर्थात कौन सा दर्पण है जिस दर्पण से किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा प्रतीत होता है? वह केवल समतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, केवल अवतल दर्पण है या फिर डी या तो उत्तल है अथवा उत्तल, दोनों के दोनों। तो उत्तल दर्पण रहे या फिर समतल दर्पण रहे,
समतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे, इन दोनों दर्पण से जो स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा वह हम लोगों को सीधा प्रतीत होगा, सीधा दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या तो समतल अथवा उत्तल दोनों दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? अर्थात यह क्वेश्चन आपको अच्छे से पहले समझना है। इसमें पूछा यह जा रहा है कि कार का अग्रदीप अर्थात वाहनों के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हमने आपको बताया था कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। लेंस का तो कभी इन चीज़ों में उपयोग ही नहीं होता है। तो उत्तल दर्पण का साइड मिरर में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है और वह अच्छे से पीछे से आने वाली वाहनों का इमेज बना लेता है। लेकिन जो हेडलाइट होता है कार का, उस हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर समतल या उत्तल दोनों दर्पण। तो कार का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण उपयोग होता है और जो कार का साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। आपको इन दोनों बात को याद रखना है। तो इसमें हेडलाइट पूछा जा रहा है, अग्रदीप पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। किसी भी कार का जो अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अर्थात इन चारों माध्यम में से ऐसा कौन सा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है? वायु का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक या फिर हीरा का अपवर्तनांक। तो इसमें से हीरा एक ऐसा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है इन तीनों के मुकाबले में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? अर्थात ये चारों के चारों तीनों के तीनों लेंस दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है? उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों को या फिर बाइफोकल लेंस को। तो अभिसारी लेंस तो कहा जाता है उत्तल लेंस को और अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। तो पूछा जा रहा है अभिसारी लेंस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस को। किसी भी लेंस को उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल लेंस। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? अर्थात इन चारों जीवों में से ऐसा कौन सा जीव है जो कि एक उभयलिंगी जीव है? केंचुआ, मेंढक, मछली या फिर कछुआ। तो केंचुआ एक ऐसा जीव है जो कि एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ। निम्नलिखित में से जो उभयलिंगु है वह केंचुआ है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? अर्थात जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें इनमें से किस पौधे को चुना था? आम के पौधे को, गुलाब के पौधे को, गेहूं के या फिर मटर के पौधे को? तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन भी है और इसका आंसर तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए कि जो मेंडल वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे के लिए चुना था, मटर के पौधे को उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अर्थात ये चारों के चारों हमारे शरीर के अंग है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो कि एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या फिर अपेंडिक्स। तो यह जो अपेंडिक्स है यही हमारे शरीर का एक अवशेषी अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपेंडिक्स। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो जो अवशेषी अंग है वह अपेंडिक्स है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सोशल साइंस में भी पूछा जाता है कि जो चिपको आंदोलन होता है उसका जो मेन उद्देश्य था क्या था? वन संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना, जल संरक्षण करना या फिर वृक्षारोपण करना। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो यह जो चिपको आंदोलन था इसका जो मेन लक्ष्य था, जो संबंध था वह वन संरक्षण से था। अर्थात यह वनों को बचाना चाहता था, वनों की रक्षा करना चाहता था। तभी वहाँ की महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी, पेड़ को काटने नहीं दे रही थी और उसी को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वन संरक्षण से। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया गया और यह हमारे क्रैश कोर्स का 18वां अर्थात 18वां क्लास था। इसके बाद इसका 2 क्लास और लाया जाएगा और आप सिर्फ इन 20 क्लास को अच्छे से 1 या 2 बार रिपीट करके अटेंड कर लीजिएगा तो आप 100% साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।